चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जब घर बनाते हैं, कोई जगह बनाते हैं, तो चाहते हैं कि उसमें सुकून से, चैन से रह सकें। लेकिन कभी कभी घर में ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं, ऐसी तरंगें आ जाती हैं जिससे घर में शांति से, सुकून से, चैन से नहीं रह पाते हैं। और ज़्यादातर लोगों से आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि इसमें वास्तु की कोई गड़बड़ी है, वास्तु की कोई समस्या है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के जो छोटे छोटे एरियाज हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, उसमें वास्तु का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और वास्तु शास्त्र के महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं। बड़े छोटे छोटे और बड़े सरल उपायों पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे वास्तु शास्त्र के जरूरी उपायों के बारे में। बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने घर को कैसे दुरुस्त किया जाए, और घर का वास्तु अगर बेहतर होगा तो घर से बीमारियां कैसे दूर हो जाएंगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो छोटी छोटी बातें घर के वास्तु के बारे में आज जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। इसके उपरांत पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। घर के वास्तु पर अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जहां से घर की शुरुआत होती है वो होता है घर का मेन एंट्रेंस, घर का मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार में क्या खास है, देखिए, आपके घर के मुख्य द्वार से ही घर में खुशियां भी आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। घर का जो मेन डोर है, यहीं से घर में खुशियां भी आएंगी और मुश्किलें भी आएंगी। अगर आप इसको ठीक रखते हैं, आप अपने घर के मुख्य द्वार को बेहतर रखते हैं, तो इससे आप अपने घर में खुशियों को ला सकते हैं। इससे अपने घर को खुशनुमा बना सकते हैं। अपने घर के मेन डोर को, मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। ऐसा ना हो कि आपके घर के मेन डोर पर अंधेरा रहता हो, तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें, वहां पर पर्याप्त लाइटिंग वगैरह लगाएं तो वो बेहतर होगा। एक नेम प्लेट भी लगानी चाहिए अपने घर के मेन डोर पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नेम प्लेट आप अपने घर के मेन डोर पर लगाएंगे वो नेम प्लेट काले रंग की नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार पर शनिवार को दीपक जलाना बड़ा शुभ होता है। अगर आप हर शनिवार की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो आपके घर में रोजगार की, आपके घर में धन की किसी तरह की समस्या परेशान नहीं करेगी। अब जानते हैं घर के लिविंग एरिया के बारे में। आपके घर का लिविंग एरिया का जो मामला है वो क्या है, देखिए, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। आपके घर में आनंद कितना होगा, आपके घर में लोगों के साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये बात आपके घर के लिविंग एरिया को देख करके हम जान सकते हैं। इसको ठीक करके जीवन के अवसाद को और तनाव को दूर किया जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को ठीक रखते हैं तो आपके घर से जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो टेंशन है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। इस स्थान को भी प्रकाशित रखें।
अपने घर के लिविंग एरिया में भी लाइट की अच्छी व्यवस्था रखें तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर हल्की सुगंध की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में हल्की खुशबू की, हल्की सुगंध की व्यवस्था करें तो बहुत बढ़िया होगा। अपने लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में ढेर सारे फूल या तो रखें और या ढेर सारे फूलों के अगर आप चित्र लगाएं तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल ना रखे जाएं। या तो जूते चप्पल घर के बाहर निकाल दिए जाएं या जूते चप्पल हाथ में लेकर घर में प्रवेश करें और उसकी उपयुक्त जगह पर उसको रखें। घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल रखना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। अब तीसरे कोने पे आते हैं घर के। तीसरा जो कोना है घर का वो है घर की रसोई, आपका किचन। क्या खास बात है? देखिए, आपके घर के लोगों का जो स्वास्थ्य है, घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये बात आप अपने घर की रसोई से, अपने घर के किचन से जान सकते हैं। रसोई घर में सूर्य का प्रकाश अगर आता है तो बहुत उत्तम होगा। आपके किचन में थोड़े देर ही सही अगर सूर्य का प्रकाश आए तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। बर्तन इधर फेंके हुए हैं, डब्बा इधर फेंका हुआ है, मसाले उधर फेंके हुए हैं, ऐसे न रखें। रसोई घर में चीज़ों को अगर आप व्यवस्थित रखें, चीज़ों को अगर आप सेट रखें तो बहुत अच्छा होगा। इस स्थान पर हर व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। घर की दो जगहें बड़ी अहम होती हैं जहां हर व्यक्ति को घुसने नहीं देना चाहिए। एक है आपका बेडरूम और एक है आपकी रसोई। तो इस स्थान पर हर व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। साथ ही साथ रसोई घर में पूजा के बाद धूप बत्ती दिखाएं तो बड़ा अच्छा होगा। और रात को सोने के पहले अपनी रसोई घर को पूरी अच्छी तरह से साफ सुथरा करके, नीट एंड क्लीन करके तब सोइए। आप देखेंगे कि आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। बात करते हैं आपके बेडरूम की, आपके शयन कक्ष की। देखिए, आपके घर में सुख और समृद्धि कितनी रहेगी, आपके घर में सुकून कितना होगा, आपके घर में चैन कितना होगा, शांति कितनी होगी, ये बात आपके बेडरूम से पता चलेगी। आपके शयन कक्ष का रंग अगर आप हल्का रखें, हल्का हरा रखें या हल्का गुलाबी रखें तो बड़ा अच्छा होगा। या तो सफ़ेद रंग का रख सकते हैं, नहीं तो हल्का हरा या हल्का गुलाबी रंग अपने बेडरूम का अगर आप रखें तो बहुत बढ़िया होगा। बेडरूम में हल्के रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़े रंगों का इस्तेमाल ना हो। शयन कक्ष में टीवी ना लगाएं, सामान्यतः मैं यही कहूँगा। अब अगर मजबूरी है, घर में एक ही कमरा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, अन्यथा अपने बेडरूम में टीवी ना लगाएं। हल्के संगीत की व्यवस्था कर सकते हैं, हल्का सा म्यूजिक बजता रहे या अच्छे गाने सुनते रहें या अच्छी बातें सुनते रहें, इसकी व्यवस्था आप जरूर कर सकते हैं। और जहां तक हो सके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में खाना खाने से बचें। देखिए, कभी मजबूरी है, कोई बात है, तबीयत नहीं ठीक है या कोई अन्य समस्या है तो बात समझ में आती है, नहीं तो सामान्यतः अपने बेडरूम में खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अपने बेडरूम में सूर्य के प्रकाश की और हवा की व्यवस्था करें। अपने बेडरूम में आपके सनलाइट बढ़िया आए, वेंटिलेशन बढ़िया आए तो बहुत अच्छा होगा आपके बेडरूम के लिए। अब आते हैं आपके घर के बाथरूम पर।
वैसे तो बाथरूम को लोग घर का नेग्लेक्टेड एरिया समझते हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर का बाथरूम भी बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? घर के बाथरूम से आपके जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर उसको समझना है तो आपके घर के बाथरूम को देखना पड़ेगा कि आपके घर का बाथरूम कितना सही है। अगर घर का बाथरूम सही नहीं होगा, आप यकीन मानिए जीवन में एक समस्या खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। तो जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं वो आपके घर के बाथरूम से डिसाइड होती हैं। अपने बाथरूम को हमेशा साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें और अपने बाथरूम में पानी की बर्बादी ना करें। वैसे तो पानी की बर्बादी कहीं पर मत करें, लेकिन अपने बाथरूम में भी पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। बाथरूम में नीले रंग का अगर इस्तेमाल करें या पर्पल यानी बैंगनी रंग का अगर इस्तेमाल करें तो बड़ा लाभकारी होगा। नीले रंग का बाथरूम में टाइल लगवाएं या पर्पल रंग के कलर का इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो सफेद रंग का प्रयोग करें। और बाथरूम से हल्की सुगंध आती रहे तो बड़ा बढ़िया होगा, बाथरूम से बदबू ना आए, हल्की हल्की सी खुशबू आती रहे। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप लगा के अपने बाथरूम को खुशबूदार बना सकते हैं। तो अगर बाथरूम से हल्की सुगंध आती रहे तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होगा। आपका बाथरूम जितना साफ, जितना अच्छा होगा ना, आप देखेंगे कि जीवन में जो आपके मुश्किलें हैं, जीवन में जो आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, घर की जो मुख्य चीजें हैं, घर के जो मुख्य स्थान हैं, अगर उनमें आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वास्तु को लेके बहुत परेशान मत हो, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां बगलामुखी की साधना, मां बगलामुखी की पूजा घर में की जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मां बगलामुखी की पूजा तंत्र की पूजा है, इसलिए घर में करना इसका अच्छा नहीं होता। इसका सच क्या है? क्या मां बगलामुखी की पूजा घर में की जा सकती है, तांत्रिक पूजा या सामान्य पूजा? इस पर से पर्दा उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको वास्तु के सरल सिद्धांतों के बारे में, सरल नियमों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अतुल कुमार जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अतुल जी बताइए। कुमार मेरठ से बोल रहा हूँ। जी अतुल जी बताइए। हाँ, मुझे अपने देवते के बारे में मालूम करना है। दिव्या शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। डेट ऑफ 15/9/2009। 15/9/2009। समय बताइए। समय 8:20 शाम के, दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये बेटा जो है ऑटिज्म से ग्रसित है, डॉक्टर ने बताया। तो इसके बारे में कैसे इसमें सुधार हो सकता है या ठीक हो जाएगा नहीं, क्या इसके बारे में मालूम करो, क्या उपाय है इसमें? देखिए, जो बच्चे की कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस कुंडली में ऑटिज्म है, क्योंकि जो चंद्रमा नामक प्लेनेट है वो कुंडली में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है और चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से शुरुआती दौर में डेवलपमेंट की जो संभावनाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि बनती है तुला, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और कुंडली का जो 5वां खाना है वो दूषित है, तो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो वाकई में थोड़ा कम है। देखिए, एक बात मैं ये कहूंगा कि थोड़े समय तक थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2021 के फरवरी के बाद, यानी अगले साल के फरवरी के बाद से इस बच्चे के अंदर सुधार आने की संभावना दिखाई देती है और धीरे धीरे कम से कम इतना हो जाएगा कि 80-90% तक ये बच्चा ठीक हो जाएगा। 10% तक थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, बट 80-90% तक सुधार हो जाएगा, एक बेहतर जीवन जी सकेगा, इसकी संभावना आगे दिखाई दे रही है और अगले साल फरवरी से सुधार हो पाएगा।
आप इस बच्चे की माता को कहिए कि वो भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, क्योंकि मामला है चंद्रमा का। तो अगर माता पूजा करेंगी, माता प्रार्थना करेंगी तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और वास्तु शास्त्र की महत्वपूर्ण बातें आपके घर के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, भोजन में अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप करते ही होंगे, तो सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करें तो इससे तनाव की समस्या और डिप्रेशन की समस्या, अवसाद की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, दौड़ भाग से बचाव करें। फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय न लें। परिवार के विवाद में संयम से काम लें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, दौड़ भाग ना करें। आर्थिक लाभ हो सकता है। संतान से तालमेल बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संतान की उन्नति होगी। सेहत में सुधार होगा। आलस्य से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई मनोवांछित कार्य आपका पूरा होगा। प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में बदलाव की नौबत दिखाई दे रही है। पुराने विवाद आपके हल होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में विवादों का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग बने हुए हैं। मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है। रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए। आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन का लाभ होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता ना करें। अभी धन का लेन देन भी ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पूजा हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। पूजा, बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए भाई की। 3 मार्च 1992। समय बताइए। समय 1:16 दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? यह कोलकाता, आसनसोल। पूछिए, क्या सवाल है?
सर उनकी शादी मतलब जहाँ भी रिश्ते की बात चल रही है, जब बात पहुँच रही है सामने, फिर वो शादी मतलब कैंसिल हो जा रहा है। अब शादी नहीं हो पा रही है इनकी। हाँ, जब भी बात चल रही है रिश्ते की तभी मतलब वो बात रद्द हो जा रही है, शादी हो ही नहीं पा रही। कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि बनती है कुंभ और महादशा इस समय इनकी चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा इनकी चल रही है शुक्र की। विवाह का समय निश्चित रूप से चल रहा है कुंडली में और इस ज्योतिष के हिसाब से इस साल इनकी शादी तय तो हो सकती है, लेकिन शादी होगी अगले ही साल, अगले साल की शुरुआत में, यानी 2021 के आरंभ में या 2021 के मध्य में, यानी जून जुलाई में 2021 में, या तो फरवरी मार्च में या तो जून जुलाई में अगले साल इनकी शादी तय होगी। और इसी साल 30 जून के बाद इनकी शादी तय होने के योग बनते हैं, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। देखो, कुंडली मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल शनि बैठे हुए हैं, विवाह में विलंब भी करवाते हैं और वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने देते। इसलिए बुद्धिमानी यही होगी कि शादी में देर होती है होने दिया जाए, लेकिन कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह का निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक इनको ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शोभा है हमारे साथ भिवानी से, उनसे बात करते हैं। शोभा जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। एक तो उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती है और काम बिल्कुल नहीं है, और पहले बहुत अच्छा काम था। ये पूछना है पहले वाली पोजीशन में आ पाएंगे या नहीं। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 11/12/61। समय बताइए। सुबह 4 बजे। प्लेस भिवानी। प्लेस है भिवानी। जी। क्या काम करते थे पहले? पहले तो वीडियो लाइब्रेरी थी, जब बहुत अच्छा काम था, जमीन जायदाद भी थी, लेकिन अब कुछ नहीं है और कैरियर भी बिल्कुल नहीं है, वो खत्म हो गया था वीडियो का। अब फोटो स्टेट की छोटी सी शॉप है, वो भी लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम नहीं है। तो पहले वाली पोजीशन हो पाएगी या नहीं, अपना घर वर हो पाएगा नहीं, बेटी की शादी वादी अच्छे से करेंगे या नहीं। तुला लग्न है इनका, राशि बनती है मकर, महादशा इस समय इनकी शनि की चल रही है और अंतरदशा इनकी चल रही है बुध की। देखिए, आपके पति का बेहतर समय आ गया है। ज्योतिष के हिसाब से इनका ये बेहतर समय अभी लंबे समय तक चलेगा और इस समय में ये अपना काम ठीक से कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो, चाहे वो फोटोकॉपी का काम हो, चाहे वो मोबाइल्स का काम हो, चाहे वो बिजली के सामानों का काम हो, या वो स्टेशनरी का काम हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, ऐसा अगर ये काम करें तो उसमें इनको सफलता मिलने की संभावना दिखती है और उस क्षेत्र में काफ़ी सफलता पा सकते हैं, ऐसा इनकी कुंडली कहती है। इस साल के सितंबर से, यानी सितंबर 2020 से इनका समय बेहतर होना शुरू होगा, काम इनका बढ़िया हो जाएगा और आने वाले समय में दोबारा ये सफलता काफ़ी पा सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, इसकी संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। कुंडली में मुश्किल ये है कि चंद्रमा केतु और शनि से पीड़ित है, इस वजह से जिंदगी में, करियर में बार बार उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती हैं। क्या करना चाहिए? एक इनको बोलिए जब भी संभव हो एक पन्ना बनवा करके पहन लेंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दीजिए और साथ ही साथ इनको बोलिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर ये पढ़ें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हालांकि करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। धन और संपत्ति के लाभ के भी सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में संतान के प्राप्ति के या शुभ कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें
पूरे साल भर अगर आप शनि का मंत्र जपें ओम शं शनैश्चराय नमः तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा होगा, पूरा वर्ष आपके लिए शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां बगलामुखी की पूजा घर में की जा सकती है? क्या माता बगलामुखी की पूजा घर में करना बेहतर होता है? क्या उत्तर है इसका? देखिए, मां बगलामुखी की सामान्य पूजा घर में भी की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मां बगलामुखी की तांत्रिक पूजा जो है वो किसी विशेष स्थान पर होनी चाहिए, जो सिद्ध स्थान हो, सिद्ध पीठ है, वहीं पर इनकी तांत्रिक पूजा होनी चाहिए। मां बगलामुखी की साधना बिना किसी गुरु के निर्देशन के ना करें। अगर आप मां बगलामुखी की तंत्र साधना करना चाहते हैं या मां बगलामुखी की तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं तो बिना किसी गुरु के निर्देशन के ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें। इससे जो आपके रुके हुए काम हैं वो आसानी से पूरे होंगे। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।